Hi all, this is Utsav Singh from Prashasnik Gurukul. We are going ahead with the current session, taking into account how will it come in your examination, both UPSC, state PCS and various other competitive examination. So the topic today is green hydrogen mission. This has come up today because in the Hindu there has been an announcement that the central government have given around 19,744 crores of rupees for green hydrogen mission. So the topic today will be green hydrogen mission. इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देखेंगे, साइट प्रोग्राम देखेंगे, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, उसके बाद हम शिप देखेंगे, स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, इसमें पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट है. फिर हम देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, हमारा एक अलग वीडियो भी है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, लेकिन चूंकि आज द हिंदू में आया और अमूमन वी हैव सीन दैट whatever comes in the Hindu becomes very important from your examination point of view. So you can pause this and read this, but still I will do it whatever is important for you guys. So hydrogen produced is said to be green because renewable energy is used to take the hydrogen out of water, okay, and that is done through electrolysis. And whenever combustion of hydrogen occurs, only steam and heat is produced. So hydrogen is not going to produce any, combustion of hydrogen is not going to produce any greenhouse gases. Okay, we have basket of almost 6 Kyoto gas. So those 6 are very important for your greenhouse emission. 60% of India's energy comes from fossil fuel, and if that fossil fuel is being replaced by green hydrogen, or a major part of it is going to replaced by green hydrogen, don't you think that the overall global warming effect will come down? And this is what we as a world is targeting. अब G20 की पार्टनरशिप को लेके बहुत बातें कही गई है. आपने G20 का टैगलाइन भी पढ़ा होगा, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली. तो आपको पता होना चाहिए मोटो भी क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन मिशन है. ठीक है, तो मिशन क्या है वो देखा जाएगा. ठीक है, तो आप उसके मोटो को आप देख लें. ठीक है, द प्रोडक्शन मोड ऑफ चॉइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ठीक है, प्रोडक्शन किससे होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से होगा. India currently lacks the required capability and capacity to have its own cheaper electrolyzers and renewable energies need को fulfill करने के लिए. तो हम इलेक्ट्रोलाइजर चीपर रेट पे अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं. तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का वो एक पार्ट है. ठीक है, कहाँ पे वो पार्ट है, तो R&D में पार्ट है और पार्टनरशिप जो भी होगी उसमें भी पार्ट है. ठीक है, technologies to adopt hydrogen fuel cell. Yes, we need technology to which is adaptable to hydrogen fuel cell. अब हाइड्रोजन का करेंगे क्या, तो अब उसके जो हाइड्रोजन जनरेट होगी उसका एक फ्यूल सेल होगा, उससे हम व्हीकल चलाएंगे. क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं. हाइड्रोजन लीक्स इजली, अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है. हाइड्रोजन लीक्स इजली and liquid hydrogen is reacting with air in a very explosive form. तो उससे कॉस्ट ऑफ जो हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज और समस्या है. ये देखिए, अब ग्रीन हाइड्रोजन किस चीज में इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट. देखिए, यूक्रेन का युद्ध और इससे पहले 1970 का जो पेट्रोलियम शॉक वर्ल्ड को दिया गया था, ये दो घटनाएं हैं जिससे जो नियर हिस्ट्री में जो दो घटनाएं हैं हमसे बहुत बड़ी सीख देती हैं. हमें क्या सीख देती हैं कि हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. टेकिंग इनटू अकाउंट कि वर्ल्ड इज इवॉल्विंग इन ए वे वेयर यू डोंट नो योर सोवरेनिटी विल कम अंडर क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. वी हैव सच नेबरहुड, चाइना, पाकिस्तान, ऐसे ऐसे नेबर्स हैं कि अब बताना मुश्किल है हमें. ठीक है, डीकार्बनाइजिंग मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. देखिए, अगर आप याद करेंगे कि 2015-16 में इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि 3 सेक्टर जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मिलता है, वो है आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, थर्मल पावर सेक्टर. ठीक है, उसके बाद आपका सबसे बड़ा था वो था इंडस्ट्रीज, रियल स्टेट. वन ऑफ द सेक्टर्स था रियल स्टेट. ठीक है,
तो डीकार्बोनाइजिंग मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो क्या क्या डीकार्बोनाइज करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बोला रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स को ले लेंगे। दूसरा मैंने आपको बोला थर्मल पावर प्लांट्स, तो उसको हटा करके रिन्यूएबल एनर्जीज आ जाएंगी। फिर तीसरा मैंने आपको बोला मेजर जो थे प्रॉब्लम शहरों में वो थे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स था, ठीक है। तो उसको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे थ्रू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, डोंट यू थिंक द ओवरऑल पॉल्यूशंस विच इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ, एमिशन ऑफ कार्बन्स विल कम डाउन। अब ये मिशन ग्रीन हाइड्रोजन जो है, यही ये जो मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन, या तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ग्रीन हाइड्रोजन से आ जाएगा या तो मिशन से आ जाएगा, और यूपीएससी फेमस है मिशन से क्वेश्चंस देने के लिए, स्पेशली अगर उसमें कुछ ग्रीन हो तो, ठीक है। ग्रीन जो है ना यूपीएससी का एकदम फेवरेट टॉपिक है, तो क्वेश्चंस उससे आ जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने न्यूज आया है वो डाल दिया है रेड में, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी कब कितना तक का होना चाहिए, 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है, एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, मतलब एक साल में हम 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करने के काबिलियत हो जाए, हमारी कैपेसिटी हो जाए, ठीक है। कितना टोटल इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है 8 लाख करोड़, ठीक है, करोड़, ठीक है। अब इसी ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू कम से कम हमारे पास 6 लाख जॉब्स होंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट ओवर 1 लाख करोड़, काफी आसान है, 1 लाख करोड़ के लगभग हमारा जो इंपोर्ट बिल है दैट शुड कम डाउन, ओके। अबेटमेंट ऑफ नियरली 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2030, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी ये जो 50 मिलियन मेट्रिक टन दिख रहा है और आपको 5 मिलियन मेट्रिक टन दिख रहा है, मुझे 2017 का प्रीलिम्स याद है जहां पे 40,000 और 4 लाख को डाल करके क्वेश्चन बना दिया गया था। तो आप याद रखिए, हो सकता है यहां पे 50 मिलियन मेट्रिक टन डाल दिया जाए और यहां पे 5 मिलियन मेट्रिक टन डाल दिया जाए। ये 5 मिलियन मेट्रिक टन क्या है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एनुअली, और 50 मिलियन मेट्रिक टन क्या है, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है 2030 तक उसको अबेटमेंट का मतलब होता है रिड्यूस करना, ठीक है, रिडक्शन ऑफ 50 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030, ठीक है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बोला कब गया था, तो प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से अगस्त 15, 2021 में अनाउंस किया था। दिस वाज हिज अनाउंसमेंट एंड इट हैज कम इन 2023, 20,000 करोड़ अब मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ्यूचरिस्टिक तरीके से इसको सोचा गया था, ठीक है। सो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडिया एज ए होल, you can understand how important it is for your examination. I am pretty much sure कि आपके prelims और मेंस में डेफिनेटली ये पूरे डेटा यूज होंगे, नो डाउट। प्रीलिम्स में आने की संभावना है, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, देखिए बेनिफिट ये होगा, इंडिया एनर्जी इंपोर्टर है, ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो हम एनर्जी एक्सपोर्टर हो जाएंगे ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उससे जो जो चीज निकलेगा उसको भी एक्सपोर्ट करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे व्हाट थिंग विल कम आउट एज डेरिवेटिव्स, सो व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विल हैपन, you will get hydrogen molecule and you will also get oxygen molecule. We will be able to export oxygen. Some of you may laugh that oxygen is freely available. Then I would like to remind you, during corona times, this oxygen cylinders was one of the most important and vital in keeping people alive. तो आप समझ सकते हैं हेल्थ सेक्टर में लिक्विडिफाइड प्योर ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो बी एक्सपोर्टिंग इट टू द कंट्रीज। एंड कोरोना, अगेन वी आर हियरिंग दैट कोरोना इज कमिंग इन न्यू फॉर्म, तो अगले 5-10 साल तक तो कोरोना का डर है, दैट्स ए रियलिटी।
और जब तक डर है तब तक ऑक्सीजन का मार्केट एक बड़ा मार्केट है, ठीक है, until unless there is scale up of technology in vaccination and both in health system, तो देखा जाएगा। फिर है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मोबिलिटी एंड एनर्जी सेक्टर। मैंने आपको बोला था रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां पे मेंशन्ड है मोबिलिटी। इंडस्ट्रियल मैंने आपको बोला था कि इंडस्ट्रियल, और दूसरा है एनर्जी सेक्टर। 2015-16 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें लिखा गया था कि जो इंडिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूशन आता है रोड ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है, उसके बाद आपका थर्मल एनर्जी सेक्टर्स थे, ठीक है, एनर्जी सेक्टर्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, डेफिनेटली हमें अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको डेवलप करना होगा। नाउ वी विल हैव टू नॉट जस्ट मेक इन इंडिया, वी विल हैव टू आल्सो डू मेक फॉर इंडिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का सोच ही रहे हैं तो हम चीप इलेक्ट्रोलाइजर भी तो प्रोड्यूस करेंगे ना। अब क्या हुआ है, हम सोलर पावर बना रहे हैं पर उसके जो सोलर चिप्स आ रहे हैं हम बाहर से ले रहे हैं, तो उसका फायदा क्या हो रहा है? तो इसमें उसको भी ध्यान में रखा गया है। एंड डेवलपमेंट ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होता है? एकदम न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, एकदम जो न्यू एकदम जो सबसे ज्यादा न्यू है वो टेक्नोलॉजी जो होगी हम उसके ऊपर भी काम कर सकेंगे। क्योंकि हमें सबसे बड़ा चीज क्या है, हमें एक तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा अनुदान राशि दिया है, प्लस इसका फ्यूचर काफी सिक्योर है। क्यों? विल बिकम फ्रॉम एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री टू एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री। हम एक्सपोर्ट किसे करेंगे? एनी आइडिया? जापान, साउथ कोरिया। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है, इसे इन शॉर्ट साइट बोल सकते हैं, SIGHT साइट प्रोग्राम, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। आपसे क्वेश्चन आ सकता है साइट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? इट इज बिलोंगिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, तो आप डाल दोगे। दूसरा, इसका डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म है इसके अंदर। पहला क्या है? टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। हम डोमेस्टिकली इलेक्ट्रोलाइजर चाहते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या चाहते हैं? क्या हम ये बाहर की दुनिया से लाएं? Should we bring electrolyzer from the country outside India? Again, we will be dependent on the countries over there and they will make the maximum out of this opportunity. तो पहले भाई हम इलेक्ट्रोलाइजर खुद बना लेते हैं, ठीक है, नहीं तो चाइना भाई पहुंच जाएगा चीप इलेक्ट्रोलाइजर लेकर के। तो स्ट्रैटेजिक है इंटरवेंशन। Rather than China taking the benefit of this opportunity of hydrogen, green hydrogen mission of India, we should target domestic manufacturing, and that's the reason it is strategic intervention. Second, production of green hydrogen, definitely production of green hydrogen, तो उसके लिए हमें क्या सिर्फ गवर्नमेंट खुद करेगी 8 लाख करोड़ रुपया डाल के? The government will work as an enabler where the private sector enterprises will also come and invest. They will themselves go on with this option of producing green hydrogen. And why green hydrogen is so much necessary for India? I have already told you in the previous slide कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है उससे कितना नीचे लाएगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया जो अपना टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट का उसको रिन्यू किया है। इंडिया इज नाउ लुकिंग टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटिंग कंट्री बाय 2070, plus India is also looking for becoming 100% energy independent by 2047. जैसे हमारे इंडिपेंडेंस के 100 years will be we will be in the 100th year of our independence. India is looking to become energy independent country. It will also support pilot project of emerging and use sector. See, since we are going to produce green hydrogen, there must be somewhere where it is utilized. We must be having green hydrogen battery cells. We must be having green hydrogen based automobile industries. Okay, 1970s में टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल बनाने का सोचा था, ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन फ्यूल ऑटोमोबाइल में यूज करने के लिए हमें रिकैलिब्रेट नहीं करना होगा अपना एंड
जो सेक्टर है जहां पे एज ए ग्रीन हाइड्रोजन एज ए फ्यूल विल कम, राइट? तो इट विल ऑल्सो सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट्स ऑन दैट. प्रोडक्शन पाथवे, सी द प्रोडक्शन पाथवे मीन्स दैट there should be another process of producing green hydrogen which should become very efficient. See, as of now production of green hydrogen is a costly affair. Second, मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इलेक्ट्रोलाइजर के अलावा, वो है वाटर. ड्रिंकिंग वाटर की स्कार्सिटी है इंडिया में, ठीक है. इनफैक्ट वाटर स्कार्स रीजन में आप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा भी नहीं सकते हो. इंडिया इज लुकिंग टू सेलेक्ट सर्टेन रीजन विच विल ऑल्सो बिकम हब फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, and especially in eastern belt of India where there is huge amount of rainfall and situations of flood. This is an opportunity for development of those places because there is enough amount of water over there. Strategic hydrogen innovation partnership. See, again strategic and partnership are two important things. फिर innovation क्यों चाहिए? क्योंकि हमें cheap और better चाहिए, ठीक है. फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ इन फ्यूचर वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन चीपली, ठीक है. एंड वी शुड ऑल्सो हैव सर्टेन एरियाज वेयर वी शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट एंड सेक्टर यूटिलिटी होनी चाहिए और दैट शुड ऑल्सो कम एट ए चीप प्राइस. अब सिंपल सा बात बताओ मुझे, अगर पेट्रोल की कीमत आज पानी से सस्ती हो जाए तो विल एनी कंट्री गो फॉर चीप सोर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन? Sorry, will any country think about green hydrogen other than carbon emission and everything? See, developed countries are not interested into these target of achieving less carbon emission. US is not at all serious about it. See, India is only contributing overall 4%. अभी तक जो जितना कार्बन एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसका 4% कर रहे हैं और वर्ल्ड एवरेज का पर कैपिटा का 1/3 है. एंड स्टिल वी आर डूइंग इट बिकॉज वी हैव ए रीजन. व्हाट रीजन? एनर्जी इंडिपेंडेंट. वी डोंट वांट टू इंपोर्ट पेट्रोलियम फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल्सो वांट टू बिकम एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, क्योंकि करंट अकाउंट डिफिसिट पे फर्क पड़ता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे फर्क पड़ता है. फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना दो तरीका हो सकता है, या तो हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दें और दूसरा क्या है अपने इंपोर्ट को घटा दें. तो एक्सपोर्ट तो हम बढ़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं ना, पर हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है. अगर आप सिर्फ जनवरी 2021 और जनवरी 2022 को कंपेयर करोगे, वी आर इन 2023, तो आप देखोगे जो पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल प्राइस था वो जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक ट्रिपल हो गया था. तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रेशर आता है, ठीक है. ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इज नीडेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इनोवेटिव करना है तो वी नीड टू ब्रिंग इन प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल एंड दिस कैन बी ओनली डन थ्रू इनोवेटिव पार्टनरशिप प्रोग्राम्स, ठीक है. तो R&D प्रोजेक्ट जो होगा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका 3 होना चाहिए पर्पस. पहला गोल ओरिएंटेड, करना क्या, टाइम बॉन्ड, ठीक है. अगर आपको GS4 में कभी केस स्टडी आ जाता है तो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है. टाइम बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है. और टाइम बॉन्ड नहीं है तो 100 साल बाद आप रिजल्ट दे रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है. सुटेबली स्केल्ड अप, ठीक है. सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोअर स्केल पर हो या बड़े स्केल पे हो, ऑन ए लार्जर स्केल. तब तो लार्जर स्केल पर जाएंगे तब हमें फायदा होगा, ठीक है. टू डेवलप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन वी वांट टू बिकम एक्सपोर्टर, ओके. एंड इन ऑर्डर टू बिकम एक्सपोर्टर वी हैव टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव. हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो हम वर्ल्ड को दें तो एट ए चीपर प्राइस दें, ठीक है. वी शुड बिकम आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, इसके लिए 400 करोड़ रुपया 20,000 करोड़ से दिया गया है, ठीक है. अगर आप अमाउंट देख रहे हो परसेंटेज टर्म में तो बहुत कम है, ठीक है, पर ओवरऑल ठीक ठाक है. 400 करोड़ रुपया अभी निकला है 20,000 करोड़ में. टोटल आप समझ रहे हो 8 लाख करोड़ का पूरा मिशन है, तो और भी ज्यादा पैसा दिया जाएगा. प्लस हम इसमें प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं
तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना इन्वेस्ट करेगी। डेवलप न्यू इलेक्ट्रोड, अब ये जो है ना इसको पूरी तरह से डिफाइंड नहीं किया गया, पर फिर भी मैंने जो आपका यूरोपियन यूनियन है उसका हाइड्रोजन का मैंने देखा है, मिशन का, यूएस का देखा है, तो सबका फोकस कहाँ है वो आप देख लीजिए। डेवलप न्यू इलेक्ट्रोड एंड मेम्ब्रेन कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइजर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इनोवेशन किस में होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है। ब्रेक थ्रू सेल डिजाइन, जो बैटरी होनी चाहिए हाइड्रोजन बैटरी, दैट शुड बी वेरी एफिशिएंट, इट शुड हैव ए लॉन्गर सेल्फ लाइफ, ठीक है। इंप्रूव्ड सेल डिजाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस इज वेरी मच नीडेड, ठीक है। एक्सप्लोर्स द ऑप्शन फॉर यूटिलाइजिंग बाय प्रोडक्ट सच एज ऑक्सीजन एंड वेस्ट हीट। देखिए अब जब हम हाइड्रोजन बना रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन तो मिल रहा है ना, ऑक्सीजन डज नॉट बर्न्स इटसेल्फ बट डेफिनेटली हेल्प इन बर्निंग समथिंग एल्स, तो वहां पे फ्यूल एफिशिएंसी में काम आ सकता है हमारे ऑक्सीजन, अदर देन हेल्थ सेक्टर। एक मैंने आपको बताया एफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक पेट्रोकेमिकल्स, सी जो हाइड्रोजन है ना ये सिर्फ खुद भी बर्न नहीं होता है, सिंथेटिक पेट्रोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करने में, मेथनॉल को प्रोड्यूस करने में, सिंथेटिक पेट्रोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करने में, अमोनिया को प्रोड्यूस करने में काम आ सकता है। आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकता है यूजेस ऑफ सिंथेटिक पेट्रोकेमिकल्स को लेकर के, कि जो सिंथेटिक केरोसिन अगर बना लेंगे हम इससे ग्रीन हाइड्रोजन से, तो उस सिंथेटिक केरोसिन का हम करेंगे क्या, किस सेक्टर में यूज होता है, तो हम देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को रिलीज किया गया था फरवरी 17, 2022 में, ठीक है। इंडियाज पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इज अबाउट 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेंस में अगर आपको एसे लिखना हो या मेंस में अगर आपको आंसर राइटिंग करना हो तो ये सब वाइटल डेटाज हैं जिससे आपके आंसर को ऑथेंटिसिटी मिलती है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू यूएस आवर पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1/12। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट when we are comparing ourselves with a developed country and we are such a huge nation, ठीक है, जिसकी एनर्जी नीड अभी फुलफिल नहीं हुई है, तो इन फ्यूचर हमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। we'll be needing good amount of energy in future because of cumulative population. Today we are only using 1/12 of per capita what US citizen is consuming. So tomorrow even if we are able to achieve parity कि जितना वहां का पर कैपिटा हो रहा है वो हमारे यहाँ हो रहा है, तो आप समझो कि हमें कितना एनर्जी का और आवश्यकता होगा। दैट्स द रीजन ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नीड टू स्ट्राइव फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंट in this global world where there was a oil shock of 1970s and Ukraine war, which has definitely, see what has given strategic leverage to Putin. उनको स्ट्रैटेजिक लिवरेज क्यों है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये विंटर है और ये विंटर जनवरी, दिसंबर, फरवरी में पूरे यूरोप को है ना एनर्जी चाहिए अपने आप को ठिठुरने से बचाने के लिए, और वो एनर्जी सस्ते में रशिया इज ओनली गिविंग। That's the reason he is about to make those leverages. He is even announcing that it is time to end the war until unless US comes and play fall over there. Two envisioned prominent fuels of future, ठीक है। एक तो है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बार बार रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज इन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इज दैट their storage and grid stabilization is one of the biggest challenge. See what is the storage, for example if there is a wind energy which you are consuming or which you are generating, so wind can be only generated 1/3 of the total time because wind मतलब 4 महीने ही seasonal है, blow करती है, ठीक है, कहीं भी on an average, तो बाकी के समय आपका ग्रिड खाली रहता है। अगर दिन में 24 घंटे हैं तो उस पोटेंशियल का विंड भी ऑन एन एवरेज 1/3 ऑफ ए डे चलता है। आप सोलर एनर्जी को समझिए, ज्यादा आसान है। सोलर एनर्जी कब मैन्युफैक्चर हो सकता है, जब सूरज हो, और सूरज सिर्फ 12 घंटे होगा, बाकी के समय सूरज है नहीं, तो ग्रिड करेगा क्या।
और ग्रिड को उस समय रात के समय सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है, लाइट, हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बल्ब के लिए, राइट, दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम एनर्जी इज नीडेड। तो होता क्या है ना, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ हैविंग दोज ग्रिड आर वेरी क्रूशियल। grids become almost useless for one by half of the total time. So the economic cost of storing renewable energy is very high. ठीक है, hence must for India's ambitious plans to achieve 500 gigawatt renewable energy capacity by 2030. इंडिया ने रिवाइज किया है अपने COP 27 में, अपने गोल को रिवाइज किया है। उनका क्या कहना है, 2030 तक उनका 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एक गेम चेंजर। ठीक है, मेजर रोल टू प्ले इन डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो आपका डीकार्बोनाइजेशन होगा, मतलब हम जो क्रूड, जो हम पेट्रोलियम यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं या बाकी कुछ और यूज करते हैं, वहां पे हम डायरेक्टली हाइड्रोजन यूज करेंगे। ठीक है, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल व्हीकल ओवर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर हम लिथियम आयन बेस्ड बैटरी की बात करें और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरीज की बात करें तो क्या है, फास्टर फ्यूलिंग है, हाइड्रोजन का फास्टर फ्यूलिंग है। ठीक है, दूसरा है लॉन्ग ड्राइविंग रेंज 500 किलोमीटर तक का है, और इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर पीपल यूज ओन प्राइवेट व्हीकल फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, that will be definitely needed, which is a major constraint with lithium ion batteries. ठीक है, so here we are comparing the benefit of hydrogen to that of electric vehicle where lithium ion batteries will be used. So what we are finding is that hydrogen, which is fuel cell vehicles, are going to be more efficient compared to lithium ion batteries. That's the reason hydrogen is a game changer in future. और इंडिया में मेजर रोल डीकार्बोनाइजेशन का कब होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। तो लिथियम आयन बैटरी चलो हम कहीं और भी यूज कर लेंगे, पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तो हमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा फास्टर फ्यूलिंग है। इंडिया में आप देखते हैं जो पेट्रोल पंप है, दे आर सर्पेंटाइन क्यूज ओवर देयर, राइट। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट वी नीड फास्टर फ्यूलिंग, सो हाइड्रोजन विल बी बेटर। देन लॉन्ग ड्राइविंग रेंज 500 किलोमीटर तक का रेंज है अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज करते हैं। हाइड्रोजन कैन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल इज यूज्ड फॉर फ्यूल कार, ट्रक्स, buses, plastic and paints. Synthetic kerosene, I told you in my earlier slide, then there can be a question in which sector it will be used. It will be used in aviation sector. Green ammonia, generating electricity and powering ship and fertilizers. ग्रीन अमोनिया कैसे बनेगा, ग्रीन अमोनिया ऐसे बनेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन लेंगे और जो नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल है एयर में, बिकॉज अराउंड 78% ऑफ एयर इज हैविंग नाइट्रोजन, तो हम वहां से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके नाइट्रोजन ला सकते हैं और इन दोनों को मिला के ग्रीन अमोनिया बना सकते हैं। ग्रीन अमोनिया कहाँ यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी, पावरिंग शिप एंड फर्टिलाइजर। नाउ यू विल टेल मी हाउ ग्रीन अमोनिया विल बी यूज्ड, विल कम टू दैट। Challenges ahead. India would require 110 to 130 of its current electricity generation by 2050. I have told you when we have compared ourselves to US, the population in India is growing, one thing. Second, the aspiration of population is growing because everyone is looking for energy efficient stuff and also looking for good lifestyle. So जब गुड लाइफस्टाइल आ जाएगा तो अवन अब हार्डली 10-15% इंडियन हाउसेज में होंगे, ठीक है, या पॉपुलेशन यूज कर रही हो, पर इन फ्यूचर एवरीवन मे बी लुकिंग फॉर ovens, everyone might be looking for washing machines, everyone will be looking for automobiles, right? So because India is going to use that in future, so taking into account, India would require 110 to 130% of its current electricity generation by 2050. ठीक है, that's the reason we are going to use green hydrogen, and this data has been taken from Niti Aayog executive summary report. Okay, the high cost of hydrogen manufacturing and water scarcity would pose a serious challenge in future. देखो 1 किलो हाइड्रोजन निकालने के लिए ना
9 किलो वाटर की आवश्यकता होती है। अब केजी में लिखा हुआ है, लीटर में नहीं लिखा है, इसी में डाला हुआ था, दैट्स द रीजन आई हैव गिवन दिस डेटा। 1 kg of hydrogen electrolysis requires 9 kg of water, ठीक है। Quality electrolyzer to be manufactured in India. I have told this time and again why we need electrolyzer, because we don't want to be dependent on neighboring countries. So these are the challenges ahead. So how to deal with those challenge? ठीक है, जो भी चीज होता है ना उसका दो तरह का चैलेंज होता है दिस केस में, एक होता है डिमांड साइड, दूसरा होता है सप्लाई साइड। तो देखते हैं जो डिमांड साइड है उसके लिए पहला क्या जरूरी है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन का डोमेस्टिकली डिमांड जनरेट करें। जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। एंड वी ऑल नो डिमांड विल जनरेट इट्स ओन सप्लाई, सो वी नीड टू क्रिएट एन इनिशियल डिमांड। हाउ वी विल क्रिएट इनिशियल डिमांड? Either we will give certain kind of incentives or we will make policy where certain sectors are forced to use green hydrogen. Second, industry manufacturing low emission hydrogen based products should be incentivized. Second, those who are producing hydrogen based products should be incentivized. Green steel and green cement, ठीक है, लो एमिशन, ठीक है, उसके हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट। लो एमिशन किसका हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस का। हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट शुड बी इंसेंटिवाइज। तो ग्रीन स्टील, देखिए होता क्या है, जो स्टील बनता है, स्टील तो आयरन से बनता है, ठीक है। आयरन में उस समय ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन नीड्स टू बी किक्ड आउट ऑफ दैट स्टील एंड दैट किकिंग इज डन यूजिंग कार्बन। सो व्हाई कांट वी यूज हाइड्रोजन टू किक द ऑक्सीजन आउटसाइड आयरन? So if an industry is using such methods such as green steel and green cement, so we should incentivize those industries. तो ऐसा भी करना होगा, तब तो ग्रीन हाइड्रोजन की उपयोगिता इनके यहाँ और बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग देम। दूसरा, ब्लेंडिंग हाइड्रोजन विथ नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी से बहुत सारी बसेस चल रही हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के सामान चल रहे हैं, तो इनिशियली वी विल बी ब्लेंडिंग हाइड्रोजन विथ नेचुरल गैस, राइट। हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन में भी प्लान्ड ऑन डेडिकेटेड कॉरिडोर्स। देखो सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन लोग उपयोग भी करना चाहते हैं, तो उसकी इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब कोई घर से अपने 500 किलोमीटर जाकर के हाइड्रोजन तो नहीं भरवाएगा, या ग्रीन हाइड्रोजन सेल्स तो नहीं लेगा। तो उसके लिए जो प्लान डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हो, जहां सबसे ज्यादा बिजी रूट लगती हो, वहां पर आपको हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन टैरिफ्स। देखो जब हम पॉल्यूशन टैक्स लगा देंगे ना उन कंपनियों पे या उन इंडस्ट्रीज या उन सेक्टर्स पे दोज हु आर इमिटिंग कार्बन इन गुड अमाउंट, तो दे विल शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन टू ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड स्टफ, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट emitting carbon, ठीक है। So they will themselves go and we need to provide certain kind of carbon tariff. So for example, I have written over here pollution tax. The actual word over there was carbon tariff. Okay. So you should remember carbon tariff and pollution tax is for understanding of that very logic. अब demand side जब भी problem होता है तो we have supply side to also look into it. ठीक है। तो strategically हमारे पास 5 तरीके होने चाहिए। Investment in R&D. Yes, definitely there must be investment in R&D. अभी 20,000 करोड़ जो आवंटित हुई है, from there 400 crores is going to be for research and development, which should be accelerated to bring its cost at par with fossil fuel. At the end, people will go, general public like you and me, will go and get green hydrogen only when it is cheaper compared to fossil fuel. Not only us, but when India is thinking of exporting green hydrogen to the world, such as Japan and South Korea, at that point of time also, what Japanese or South Koreans will be looking for? Definitely the hydrogen which we are providing them is a cheaper and better substitute compared to petroleum, crude oil, right? Then only, and for that we need to invest in R&D to bring down the cost of production of hydrogen. मैं आपको बता रहा हूं ना, यू कांट सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम। इन फ्यूचर देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, देयर विल बी चैलेंजेस टू हैव वाटर, ठीक है।
because at the end we are producing hydrogen from water, right? And when we are producing from water is a limited one, unlimited तो नहीं है, right? Compressed biogas to hydrogen to leverage सतत स्कीम. देखिए सतत स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इज इट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. हमेशा याद रखिए, आपको ऐसे ही ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है. कंप्रेस्ड बायोगैस, अब इसीलिए चूंकि वाटर लिमिटेड है तो हमें हाइड्रोजन कुछ और भी ऑल्टरनेट तरीका होना चाहिए जहां से हम हाइड्रोजन ले सके. तो कंप्रेस्ड बायोगैस से भी हाइड्रोजन बनाने का तरीका होना चाहिए. मतलब हम स्टार्ट कर दें, उसके लिए हमें लिवरेज करना है सतत स्कीम को, जहां पर बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है और हो रही है. तो वहां पर हम हाइड्रोजन निकालना शुरू कर दें बायोमास से, ठीक है. ए वायबिलिटी गैप फंडिंग, सिंपल सा बात है, किसी भी प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए. तो जो मनी जितना लोग लगाने के लिए तैयार हैं और जितना होना चाहिए उसके बीच में गैप है, ठीक है. तो इस गैप को जो फुलफिल करता है उसको कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग. तो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम्स होने चाहिए जिसको इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट पे इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि एक मार्केट मैकेनिज्म भी आ जाएगी वहां, जहां पे लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी सस्ते दर पे मिलने लगेगी, बिकॉज दे विल सी फ्यूचर एंड इन फ्यूचर हाइड्रोजन इज गोइंग टू डोमिनेट द मार्केट. सो डेफिनेटली credit facility will also come into picture. For that viability gap funding scheme should come into. Priority sector lending, देखो priority sector lending में बहुत सारे benefits हैं. कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट दी जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग को लाना चाहिए, ठीक है. फिफ्थ पॉइंट जो है, मेकिंग रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ क्वाइट इकोनॉमिक इन लॉन्ग रन. जो इसके ऊपर आपका टैरिफ चार्जेस हैं काफी कम करना चाहिए ताकि इन लॉन्ग रन है ना हमें फायदा मिल सके. वाई रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ शुड बी ब्रॉट डाउन? बिकॉज दिस रिन्यूएबल एनर्जी इज नीडेड फॉर जनरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन. व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? इलेक्ट्रोलाइजर्स जो वाटर से हाइड्रोजन निकालेगा वो ग्रीन हाइड्रोजन थोड़ी ना है. रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रोलाइजर जो वाटर से हाइड्रोजन निकालेगा वो ग्रीन हाइड्रोजन है. अदरवाइज वी नो दैट देयर आर ग्रे हाइड्रोजन एज वेल, ठीक है. ग्रे हाइड्रोजन है, फॉसिल फ्यूल यूज करके जो हाइड्रोजन बन रहा है, व्हाट इज दैट? ग्रे हाइड्रोजन. देन वी हैव ब्लू हाइड्रोजन, जहां पे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, जहां पे जो कार्बन एमिट हो रहा है बाय यूजिंग ग्रे फॉसिल फ्यूल और हाइड्रोजन एमिट हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है और कार्बन एमिट हो रहा है, तो उस कार्बन को हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंटली, तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है. तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे हो रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी, बिना इसके ग्रीन हाइड्रोजन की कल्पना नहीं की जा सकती. तो उसके ऊपर जो टोटल टैरिफ है उसको कम कर रहा है, तब तो जाकर के सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट खत्म होगा. ये आपका पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है. यू कैन पॉज दिस वीडियो, नोट दिस डाउन, ठीक है. एट द एंड आप कितना समझ रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना लिख रहे हो, ठीक है. समझ के लिखिए, वो सबसे ज्यादा. ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है. देखिए, अमोनिया हैविंग हायर एनर्जी डेंसिटी शुड बी प्रमोटेड एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन. यस, हम हाइड्रोजन से अमोनिया बनाएंगे और अमोनिया को हाई एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, और उसको प्रमोट करेंगे एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. दूसरा, जो हाइड्रोजन है ये काफी एक्सप्लोसिव हो सकता है एयर के साथ मिलने में, तो उस समय कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमें ध्यान रखना है, वो कहीं हाई हो सकता है इन केस ऑफ एक्सप्लोजन एंड ऑल, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन शुड ऑल्सो बी बिल्ट ऑन द फाउंडेशन क्रिएटेड फॉर नेचुरल गैस. हम जो नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट वेरी एग्जिस्टिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट. और उससे जो हमें जो लिवरेज मिलेगा वो ट्रिमेंडस होगा, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा रहे हैं, राइट. हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट में बी इंटीग्रेटेड विद प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन. हम उस मास्टर प्लान में अगर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन को इंटीग्रेट कर दें तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक होगा, फ्यूचर में हमें फायदा मिलेगा.
जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं स्पेशली विथ रिलेटेड टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर उसमें हम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन को लगा दें तो काफ़ी फायदा होगा। आप समझिए, पहले क्या होता है, रोड बनती है, फिर रोड को खोदा जाता है, राइट, फिर उसमें टेलीफोन लाइन बिछाई जाती है, फिर उसमें आपका इंटरनेट प्रोवाइडर्स के केबल बिछाए जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए जाते हैं, तो रोड तो बना, फिर रोड टूटा, फिर रोड को वापस भरा गया, इसमें काफ़ी पैसा खर्चा होता है, राइट। जब यही काम करना है तो साथ में जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन को भी इंटीग्रेट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो फालतू के खर्चे होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे, काफ़ी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट कर लीजिए हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन के पूरे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर लीजिए। फ्यूचर एंड एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है ना, फ्रॉम ए कंट्री विच इज इंपोर्टर ऑफ एनर्जी विल बिकम एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी। और ये एग्जाम्पल में दिया गया था जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है, तो मैंने डाला है इंडिया कैन हेल्प वर्ल्ड इन अचीविंग पेरिस अग्रीमेंट गोल। यस, वी कैन हेल्प टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री का जो एवरेज होगा उसके वेल बिनिथ हम लोग रख पाएंगे और इंडिया विल हेल्प, ठीक है। इंडिया के इस हेल्प से क्या होगा, हमारा एक पॉजिटिव इमेज तो बनेगा ही, प्लस जो कॉस्ट है ना ग्लोबल वार्मिंग के वजह से वो भी कम डाउन होगा। एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, दूसरा क्या है बायोडाइवर्सिटी का जो हमारा रिच बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो असर हो रहा है उसका लॉस है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रही है वर्ल्ड, उसका इशू जो है उसको रिजॉल्व कर देगा। फूड सिक्योरिटी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हम कंटेन कर पाएंगे। नेट जीरो बाय 2070 ये इंडिया का प्रॉमिस टारगेट है, ठीक है। देखो व्हाई इंडिया इज गोइंग सो अग्रेसिव ऑन अचीविंग दैट 2070 के नेट जीरो। देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है, जो डेवलप्ड कंट्री है दे शुड फाइनेंस द डेवलपिंग कंट्री टू बिकम एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन हाउस गैस का जो रिडक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए डेवलप्ड कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करना है। पर डेवलपिंग कंट्री जो है वो अपने बूते कर नहीं पा रही है और डेवलप्ड कंट्री से पैसा नहीं दे रहा। तो इंडिया जब एग्रेसिवली टारगेट अचीव कर रहा है तो एट ग्लोबल स्टेज India is able to talk to those developed country and say you guys had promised certain amount of money and transfer of technology to the developing country. See, we are doing this, this and this. You guys need to come up and help us. ये तभी होगा जब इंडिया जैसी कंट्री आगे से जाकर के बोलेगी हमने खुद से इतना किया, अब तुम हमें हेल्प करो। नहीं तो डेवलप्ड कंट्री का क्या इशू रहेगा, देखो ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है तो हमेशा सेकेंड हैंड टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करेंगे। वेयर वी आर डूइंग दिस ऑन आवर ओन, दे विल बी फोर्स टू आइदर टेक साइड दैट दे आर यस सीरियस अबाउट कंटेनिंग द ग्लोबल वार्मिंग और जस्ट इट इज ए लिप सर्विस फॉर देम, स्पेशली यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। दे आर नॉट सीरियस अबाउट कंटेनिंग दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज by transfer of technology or paying them good amount of money, ठीक है। the reason being कि जो इंडिया अगर नेट जीरो को 2070 को टारगेट कर रहा है एंड इंडिया इज डूइंग एग्रेसिवली बाय 2030, there will be no face saving for this developed country, they will be forced to fund the developing country. so इसका एक बड़ा एडवांटेज है। आपको इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से, आपको ग्रीन हाइड्रोजन से क्वेश्चन नहीं आकर के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको साइट प्रोग्राम से, आपको सिप प्रोग्राम से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और आपको नेशनल ग्रीन मिशन से भी क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको वहाँ क्वेश्चन नहीं आए तो आपको डेफिनेटली मेंस में आइदर फॉर योर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी यू कैन यूज दिस इंटायर लेक्चर टू राइट एन आंसर and there definitely one question will be there जहां पे ये आंसर फिट हो जाएगा।